नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम सितंबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला जो पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम आर्थिक परिदृश्य से स्टार्ट करेंगे और हो सका तो आज ही हम इस मैगज़ीन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नवंबर की मैगज़ीन जो है वो आ चुकी है, तो नवंबर का भी हमको जो है उसको पढ़ना है। तो सितंबर की क्रोनोलॉजी का फर्स्ट वीडियो आ चुका है, जिसके अंदर हमने रक्षा और अंतरिक्ष वाला जो पार्ट है वहाँ तक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य को, पुरस्कार, खेल सम्मान, प्रादेशिक परिदृश्य और जो मिसलेनियस वाला पार्ट है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्थिक परिदृश्य से। सबसे पहली खबर देखिए, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें उसने जो है हमारे देश के जितने भी इसरो के द्वारा अंतरिक्ष के कार्यक्रम किए गए हैं, जीडीपी में 1 दशक में 20,000 करोड़ का योगदान इसने दिया है। तो देखिए 23 अगस्त को जो है हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं और इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई इसी दिवस पर। उस रिपोर्ट का नाम था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमने जितना भी आज तक इन्वेस्टमेंट किया है, किसमें, अंतरिक्ष मिशनों के अंदर जितने भी हमारे स्पेस मिशंस हैं उसमें जो भी हमने निवेश किया है, उसका हमें रिटर्न मिला है 2.54 टाइम्स होकर के जो है वो प्रॉफिट हमको यहाँ पर देखने को मिला है। और इसमें इसी की बदौलत जो हमारे जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जितने भी हमने दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जितने भी हमने कॉमर्शियल डीलिंग्स की है, एमओयू साइन की है, उससे हमारी जो जीडीपी है उसमें 60 अरब डॉलर जो है उसका योगदान देखने को मिला है। और इसी के साथ अगर हम अंतरिक्ष क्षेत्र की या वित्त के क्षेत्र में अगर अंतरिक्ष की बात करें, तो विश्व की 8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बन गया है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है, इसमें सकारात्मक बातें हैं। और अगर हम इसमें देखें तो ये जो अध्ययन है ये हमारा जो है भारतीय अर्थशास्त्र अनुसंधान फर्म इकॉन ओएनआई और नोवो स्पेस के द्वारा किया गया है। हालांकि इतना तो कोई नहीं पूछेगा, बस आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा क्या जो है ग्रोथ रही है, क्या हमारा डेवलपमेंट रहा है, उसके बारे में थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर देखिए यहाँ पर अगर हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारे उपसंचार जो है उन्होंने जो है इसमें अर्थव्यवस्था में 54% योगदान दिया है। नेविगेशन है 26% और प्रक्षेपण जो हम करते हैं उसने 11%, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान जो है जो हमारे उपग्रह संचार है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आरबीआई लॉन्च करेगा यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई की तर्ज पर जो है यूएलआई लेंडिंग का मतलब क्या है, जो ऋण देने का जो कार्य है, ऋण देने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको जो है इजी करने के लिए इसको। तो देखिए यूपीआई की तर्ज पर, जो कि खुदरा भुगतान के अंदर एक तरीके का एक क्रांति ही है ना, अगर यहाँ पर जिस हिसाब से है, तो उसी हिसाब से यूएलआई जो है इसको लॉन्च किया जाएगा 26 अगस्त 2024 को, जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने डिक्लेयर किया है। इससे क्या होगा कि जो कर्जा लेने की प्रक्रियाएं होती है वो आसान हो जाएगी। जैसे कि अपन पेमेंट फ़ोन से कर लेते हैं यूपीआई के माध्यम से, वैसे ही लोन जो है वो भी हमें घर बैठे ही जो है ऑनलाइन तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। इसमें लोन लेने के पूरे सिस्टम को आसान बनाने, क्रेडिट प्रोसेसिंग में लगने वाले समय और पेपर वर्क को कम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये प्लग एंड प्ले मॉडल में जो है आसानी से जुड़ सकता है। बस यही इसके कुछ खास फीचर्स हैं। और यहाँ दे रखा है कि यूपीआई जो है इसको एनपीसीआई ने जो है वो डेवलप किया था 2016 में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में इसको डेवलप किया था। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अमूल को मिला दुनिया के सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड का दर्जा। बस इतना ही ध्यान रखिए, इसमें और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पढ़ेंगे हम। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक नोड या शहरों को मंजूरी मिली है। जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत जो है 12 औद्योगिक नोड या शहरों को जो है मंजूरी मिली है। अब देखिए ये जो औद्योगिक गलियारा है, पहली बात तो लॉजिस्टिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस कॉरिडोर को बनाना इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है ये 10 राज्यों के अंदर फैला हुआ है और उन 10 राज्यों के अंदर राजस्थान भी एक है, इसीलिए हमको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब देखिए ये औद्योगिक क्षेत्र कौन-कौन से हैं? उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिग्गी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोपरती और राजस्थान में जोधपुर और पाली। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में जोधपुर पाली है। 10 राज्यों में ये फैला हुआ है, मतलब 10 राज्यों में इसको डेवलप करेंगे और राजस्थान में जोधपुर और पाली के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। इसकी मंजूरी विकसित भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
ठीक है? और इससे क्या होगा कि 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात प्राप्त करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाएगा। भाई निर्यात कैसे करेंगे? हमारा लॉजिस्टिक्स और ये सप्लाई चेन ये कैसे मैनेज होगा? जब तक हमारा जो है परिवहन अगर सुगम नहीं होगा तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? तो उसके लिए ये औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। 10 राज्यों में ये फैला हुआ है। राजस्थान के जोधपुर और पाली के अंदर जो है इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है, अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी। देखिए एक योजना है जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये जो योजना है ये आपकी लॉन्च हुई थी 29 फरवरी 2024 को। तो इसी योजना का एक और जो है इसी के अंतर्गत जो है इस मॉडल सौर गांव योजना को जो है इसके लिए दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। तो इसमें देखिए क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी घर हैं उनके जो रूफ टॉप हैं वहाँ पर सोलर पैनल्स या सौर पैनल जो है उनको लगाया जाए और बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाए। ठीक है? यानी कि आपको जो है जो हम परंपरागत बिजली यूज़ करते हैं उसके बजाय हमको अक्षत जो सोर्सेज़ हैं हमारे जैसे कि सन है, तो उससे हमको बिजली का उत्पादन करना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, एक और मॉडल निकाल कर के लेकर के आए जिसमें कि जो गाँव है, वहाँ पर जो है मॉडल सौर गाँव जो है वो बनाए जाएँगे और उसके अंदर जो है गाँव के अंदर जो है स्वयं का बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर गाँव को प्रतियोगिता मोड के तहत मानने के लिए उस गाँव को 5,000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गाँव होना चाहिए। प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गाँव को 1 करोड़ रुपए तक का जो है अनुदान भी केंद्र सरकार जो है वो देगी इसके अंदर। और जिले के अंदर जो है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो है जो वहाँ की जिला स्तरीय समिति है उसकी देखरेख में ये कार्य किया जाएगा। तो इतने सारे घटक नहीं भी ध्यान रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। तो इसमें क्या है कि रूफ टॉप जो है यहाँ पर देखिए ये जो न्यूज़ फैक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि जो रूफ टॉप है वहाँ पर जो है अ आवासीय घरों में जो है बिजली पैदा करने के मामले में उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना जो है वो इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और इसी के अंतर्गत मॉडल सौर्य बोल रही हूँ मैं बार-बार सौर गाँव जो है सोलर विलेज जो है उसको डेवलप करना इसका टारगेट है। ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है। हालाँकि ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुरंदर अंजीर क्या है? तो ये अंजीर का एक किस्म है जिसको पोलैंड के अंदर हम एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर इसका जो है रेडी टू ड्रिंक करके जो एक ड्रिंक है उसको बना कर के वहाँ पर सेल करेंगे। तो ये पुरंदर अंजीर जो होता है ये थोड़ा मीठा होता है और इसका ड्रिंक बनाया जा सकता है। और इसके अलावा तो कुछ इतनी इम्पोर्टेंट बात है नहीं, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इस पे कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर जो है निर्णय सहायता प्रणाली, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली जिसको हम बोलते हैं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको स्टार्ट किया गया है और ये अपनी तरह का पहला भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या होगा, मौसम की जानकारी देंगे, मृदा की जानकारी देंगे, जो किस ये बारिश होगी कि नहीं होगी, ये सारी जो बातें हैं घिसी-पिटी बातें वो की वही। फिर चलते हैं नेक्स्ट देखिए कटघोरा। कटघोरा क्या है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है एक प्लेस है और यहाँ पर लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। लिथियम का यूज़ बैटरीज़ में किया जाता है और हमारे देश में अगर इसका मतलब इसको अगर पूरी तरीके से एक्सकवेट किया जाता है तो देश की पहली लिथियम खदान जो है वो यहीं पर स्टार्ट होगी। तो ये जो है इसका नाम ध्यान रखिएगा, कटघोरा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, कोरबा जिला छत्तीसगढ़। फिर काकराबार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है, इसमें ये काम की बात नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आइए हम वन लाइनर्स देख लेते हैं। भारत के कुल निर्यात में एक्सपोर्ट के अंदर अमेरिका की जो हिस्सेदारी है विगत 10 वर्षों में यानी एक डिकेड में ये 19% से बढ़ करके 23% हो गई है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है हमको। 19% से कितनी हो गई है, 23% हो गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई से आयकर सहित कोई भी टैक्स पेमेंट की, ध्यान रखिएगा ये पेमेंट की बात नहीं है, टैक्स पेमेंट की बात है। तो टैक्स पेमेंट की जो हमारी सीमा है, जो हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, वो 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। 5 लाख तक का टैक्स जो है वो पे किया जा सकता है। फिर यहाँ देखिए छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश के एमएसएमई ने किस देश के साथ एमओयू स्टार्ट किया है? तो ठीक है, यूएसए के साथ में है, इतनी कोई विशेष बात है नहीं।
अ, फिर देखिए, हाँ, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का वह राइड हेलिंग स्टार्टअप जो हाल ही में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है। तो रैपिडो जो है, जिसकी बाइक्स आप बुक करते हैं, तो आप क्या, मैं भी बुक करती हूँ, तो इसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है? और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब चलेंगे हम प्रादेशिक परिदृश्य के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है इसके अंदर, इसको तो हमें कट करना है, ये काम की नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई है। अब ये कृष्ण गमन पथ यानी भगवान कृष्ण से संबंधित है। जन्माष्टमी के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है कि भगवान कृष्ण जो है यहाँ से मतलब हमारे राजस्थान में भरतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते होते हुए उज्जैन पहुँचे थे और उज्जैन में उनके खुद के गुरु थे जिनका नाम था संदीपानी। संदीपानी इनके खुद के गुरु थे और वहाँ से इन्होंने दीक्षा ली थी। तो इसको हम जो है एक कृष्ण गमन पथ यानी एक सर्किट के रूप में जो है इसको डेवलप करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस कृष्ण गमन पथ बनाने के लिए राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच में जो है वो एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ है। दोनों मिलकर के इसको बनाएँगे। 525 किलोमीटर का जो है ये धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। इससे होगा क्या, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए, हुकुमचंद जो कि बीकानेर से हैं और बलजिंदर जी ये हैं आपके गंगानगर से। इन दोनों को जो है अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है और लगातार चौथे वर्ष के राजस्थान से जो है 2 शिक्षकों का चयन हो रहा है। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड इनको दिया गया है, ये हमें सिर्फ़ इतना ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। फिर देखिए, नेक्स्ट जो है ऊर्जा के क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रम की स्थापना को हमारे राजस्थान की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो 4 ये जो संयुक्त उपक्रम होंगे, जॉइंट वेंचर्स होंगे, ये कौन-कौन सी कंपनीज़ के बीच में हैं और ये कौन किस टाइप की बिजली का उत्पादन या ऊर्जा एनर्जी का उत्पादन करेंगे। तो एक तो इसमें थर्मल पावर एनर्जी होगा और दूसरा जो है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर स्थापित होगा, जिसमें ये एक तो तापीय परियोजना और दूसरा अक्षय ऊर्जा का परियोजना जो है इसको डेवलप करेंगे। तो पहली परियोजना के अंदर का तो देखिए, कालीसिंध तापीय परियोजना, 1 मिनट, कालीसिंध तापीय परियोजना झालावाड़ परिसर में 800 मेगावाट की इकाई और किसी अन्य पीट हेड ग्रीनफील्ड कोयला परियोजना की स्थापना की जाएगी। और दूसरे उपक्रम के अंदर जो है 2 से 2500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना जो है उसको डेवलप किया जाएगा। तो अगर इतना भी ध्यान रहे कि पहला कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच में उपक्रम होगा, दूसरा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और आरवीयूएनएल जो है उसके बीच में संयुक्त उपक्रम होगा और फिर तीसरा जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम का जो है एक जॉइंट वेंचर जो है यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। बस इतनी इसमें बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जितने ज़्यादा चक्कर में पड़ते हैं उतना याद भी नहीं रहता है। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान को 2 राष्ट्रीय स्तर के जो है पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये भी कोई इतना विशेष है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रफुल्ल प्रभाकर को साहित्य श्री सम्मान दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे जाते हैं, आरएस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल प्रभाकर जो है ये पुरस्कार उनको साहित्य श्री सम्मान यहाँ पर दिया गया है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा हिंदी के सृजन के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस साल का ये जो पुरस्कार है, अजमेर की उपन्यासकार हैं प्रफुल्ल प्रभाकर, इनको दिया गया है और ये जो है उपन्यास और कथा दोनों लिखते हैं और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है टापुओं पर पिकनिक, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात तो दिया किससे जाता है, साहित्य श्री सम्मान है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया, अजमेर के उपन्यासकार हैं प्रफुल्ल प्रभाकर, उनको दिया गया। उपन्यास का नाम क्या है, टापुओं पर पिकनिक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में एक हिंदी के सृजन के लिए जो है यह पुरस्कार जयपुर के प्रबोध कुमार को दिया गया है, ठीक है। ये भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो प्रफुल्ल, दूसरा प्रबोध, ये 2 नाम ध्यान रखने हैं और इनका नाम, इनका तो ये भी याद रखिएगा, उपन्यास टापुओं पर पिकनिक। फिर देखिए, डूंगरपुर में क्रोमियम निकल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने थोड़ा टिक नहीं किया है। देखिए इसमें जो है, अगर हम देखें तो ये जिलों के नाम ध्यान रख जो प्लेसेस हैं जिले के उसको ध्यान रखना है। एक एक का नाम है, इसका नाम है माथू गामड़ा पाल। एक तो ये है माथू गामड़ा पाल, दूसरा है देवल, फिर है रोहनवाड़ा और खानमीन,
इसमें निकल और क्रोमियम की खोज की गई है। और डूंगरपुर ज़िले के सामोता में फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है। तो ये सामोता देकर के पूछ लेंगे, हाल ही में यहाँ पे फ्लोराइड की खोज की गई है, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। इन चारों में से कोई नाम दे देगा तो आपको पता होना चाहिए प्लेस कहाँ पर है। तो ये वाला जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये डूंगरपुर के अंदर है। तो इन जगहों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर जो है निकिल और क्रोमियम की खोज की गई है और यहाँ पर जो है फ्लोराइड की खोज की गई है सामोता में। तो ये चारों पाँचों नाम जो है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये इसलिए काम का नहीं है क्योंकि इसमें अब कितने सारे तो नाम है, कितना ध्यान रखेंगे। हालाँकि ये पता हो कि भाई पहला जो है राजस्थान रैंकिंग टेबल टेस्ट टूर्नामेंट जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसको जो है बजट के अंदर हमने जो है हमने तो क्या है बजट के अंदर घोषित किया गया था। और ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग घायल होते हैं उनको, उनकी जो गुड समैरिटन्स जिनको हम बोलते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए। यानी कि मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए जो है इस योजना को लाया गया है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो ये क्या है? सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु दर होती है उसको कम करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये है। तो इसमें क्या है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको गोल्डन आवर, यानी कि जिस समय में उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति उसको उस समय में निकटतम अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर में लेकर के आता है तो उस व्यक्ति को 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि राशि जो है वो दी जाएगी। एक सर्टिफिकेट या प्रशस्ति पत्र जो है वो भी दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा जो है वित्त संचालित रहेंगी। तो ये ध्यान रखना है हमको कि ये योजना किन लोगों के लिए है? जो गुड सैमरिटन्स हैं उन लोगों के लिए ये योजना है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है जन पोषण केंद्रों का शुभारंभ। तो इसमें अब देखिए ये जो योजना है ये इसको इसका जो पहला जन पोषण केंद्र है, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये केंद्र की योजना है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है, राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ पर जो है इन केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। तो उसके अंदर जो है जो गेहूँ और चावल जो मिलते हैं उसके अलावा जो पोषक आहार है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। तो हमारे राजस्थान को भी इसमें सेलेक्ट किया गया। राजस्थान के अंदर जो शाहपुरा तहसील है उसका जो नाथावाला गाँव है उसको पहला जन पोषण केंद्र बनाया गया है। इसलिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जन पोषण केंद्र पहला राजस्थान में कहाँ बना है, तो शाहपुरा तहसील का जो नाथावाला गाँव है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, शाहपुरा में नाथावाला गाँव, वहाँ पर जो है पहला जन पोषण केंद्र बनाया गया है। अब देखिए जयपुर जिले में 15 उचित मूल्य दुकान जन पोषण केंद्र के लिए चयनित की गई है। तो पहली तो ये बनाई गई जो कि शाहपुरा के अंदर है। और उसके अलावा 15 और को जो है वो 15 और जो दुकानें हैं उनको भी यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है। फिर अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है। ये जो जन पोषण केंद्र है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किए गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि केंद्रीय खाद्य मंत्री जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना में 60 दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मैंने बताया केंद्र की योजना है ये। तो ये ध्यान रखिएगा केंद्र की योजना है, उसमें राजस्थान में पहला जो ये जन पोषण केंद्र कहाँ पर खुला है? शाहपुरा के नाथावाला गाँव के अंदर। फिर देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य मैंने बताया आपको। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंपल है, उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप या राशन की दुकानें जिनको बोलते हैं, उसकी आय को बढ़ाना, जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना, पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और इसमें जो है गेहूँ और चावल के साथ-साथ में दाल और पोषण सामग्री जो है उसको भी अब इसमें उपलब्ध, इन दुकानों पे उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम ये वाला पढ़ेंगे। इसमें लिखा है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ जो है वो किया गया है। कब किया गया? जो 14 अगस्त 2024 से जो है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया गया है। अंडरलाइन नहीं है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। डेट ध्यान रखनी है आपको, मिशन का स्टार्ट कब किया गया। अब इसमें क्या किया है? डिजिटल है तो डिजिटल में आभा आईडी बनाई गई है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनाई गई है और हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री, IHMS AI डैशबोर्ड बनाया गया है और टेली कंसल्टेंसी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं जो है इसके अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि जो भी हेल्थ केयर से संबंधित जो भी डेटा है उसको हम सबको ऑनलाइन किया जाए। ठीक है। तो इसमें मेन बात तो यही थी कि ये जो मिशन है इसको कब स्टार्ट किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है किसान साथी ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं
सुरेश सिंह रावत उनके द्वारा पार्वती बांध धौलपुर के कमांड क्षेत्र के काश्तकारों के लिए इसको तैयार किया गया है। उन्हीं के लिए तैयार क्यों किया है कि भई वहाँ पर जो है वहाँ के जो किसान हैं, ठीक है? तो वहाँ पर एक जो है पार्वती सिंचाई परियोजना चलती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो है इस ऐप को स्टार्ट किया गया है और वहाँ के किसानों की सहायता के लिए इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसको यहाँ पर आप धौलपुर भी लिख सकते हैं, तो धौलपुर का जो एरिया है, जो कमांड एरिया है पार्वती बांध वाला, उसको मॉनिटर करने के लिए इस ऐप को, किसान साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हालाँकि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। जो RVUN है और गेल इंडिया है, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है। MOU किस चीज़ के लिए साइन हुआ है? तो MOU जो है यहाँ पर धौलपुर के अंदर जो ये धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट का और रामगढ़ में स्थापित 270 जो मेगावाट का जो गैस आधारित बिजली संयंत्र है, उसको कुशल और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है इसको डेवलप करेंगे ये दोनों मिलकर के। कौन? RVUN और गेल इंडिया। बस इतनी ही बात इसमें काम की है। फिर है माँ वाउचर योजना। अब देखिए माँ वाउचर योजना क्या है? तो गर्भवती जो महिलाएँ हैं उनकी फ्री के अंदर सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। कब स्टार्ट किया है? तो 8 अगस्त 2024 से जो है इसको स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 भरतपुर और फलौदी के अंदर इन 3 जिलों में स्टार्ट किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अब सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि हाँ, इन 3 में तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया था, लेकिन अब जो है संपूर्ण प्रदेश के अंदर इसको लागू कर दिया गया है। तो काम की बात क्या है? माँ वाउचर योजना किसके लिए है? तो ये वाउचर योजना जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है और उनकी सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए है। इसमें फ्री के अंदर सोनोग्राफ़ी होगी, पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है। और इसका जो है निजी और जो हमारे इस योजना के माध्यम से राजकीय सोनोग्राफ़ी केंद्रों के साथ-साथ निजी जो सोनोग्राफ़ी केंद्र है, वहाँ पर भी निःशुल्क सोनोग्राफ़ी जो है वो की जाएगी। तो इसके अंदर जो है किसी भी महिला का सेकंड ट्राइमेस्टर या जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसके दौरान ही एक सोनोग्राफ़ी वो फ्री में करवा सकती हैं। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। फिर देखिए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर हरियालो राजस्थान महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। तो सबसे पहले जो है इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जो है गाड़ोता मोजमाबाद दूदू में किया गया है। तो ये जगह का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि दूदू के अंदर है, गाड़ोता मोजमाबाद जो जगह है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो है हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत इतने अधिक जो है वो करोड़ों की संख्या में पौधारोपण भी किया गया है। अब मातृवन पढ़ लेते हैं। मातृवन क्या है? तो इसमें जो है आम जन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना जो है वो की जाएगी। और इसमें तो मतलब ये तरह तरह के जो पेड़ हैं, नीम है, पीपल है, इन सबको लगाया जाएगा। और राज जियो ट्री ऐप के माध्यम से इनको जो है वन प्रेमियों को प्रशस्ति पत्र भी जो है वो दिए जाएंगे। 2000 वन मित्र जो है वो अपॉइंट करेंगे ताकि वो इनकी देखरेख कर सके। तो ये मातृवन क्या है? तो प्रत्येक जिले के अंदर जो है स्मृति वन की तर्ज पर जो है मातृवन स्थापित किए जाएंगे। इतनी सी छोटी सी बात आपको इसमें पॉइंट आउट करनी है, जो ध्यान रखने वाली बात है। और ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं विशेष। फिर देखिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री ने इन पुरस्कारों का वितरण 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान जो गाड़ोता दूदू के अंदर किया गया था, उसमें इसको किया है। तो वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा श्रेणी में उदयपुर की सती की चोरी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को दिया गया है। अरे इतना कौन पूछेगा, छोड़ो इसको, इतना नहीं याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज है इसकी। वन विकास वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी, वन विकास संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी। तो इसमें बहुत सारे नाम है, इतने नाम नहीं पूछेगा वो एग्जाम में। चलते हैं शॉर्ट न्यूज़ में। सचिन तंवर कौन है? तो देखिए प्रो कबड्डी लीग जो है उसका सीज़न 11 में सबसे जो महंगे खिलाड़ी है वो ये बने हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के झुंझुनू जिले के बड़बर गांव के ये निवासी हैं, तो झुंझुनू से इनका संबंध है। और 2022 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे हैं। ठीक है, सचिन तंवर का नाम ध्यान रखिएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं राजस्थान के झुंझुनू से। फिर है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जो है ये कौन है? तो प्रमुख शासन सचिव हैं दिनेश कुमार को, इनको राजस्व मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त भार दिया गया है। और राजस्व मंडल के अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये हमने अक्टूबर की क्रोनोलॉजी में पढ़ लिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो है हमारे राजस्व मंडल के अध्यक्ष जो है वो भी कौन है। ये तो अतिरिक्त भार दिया गया है, अभी अध्यक्ष कौन है ये आप बताएंगे। फिर देखिए प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, इसका थीम क्या था? टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा, ये इसका थीम था, थोड़ा ये भी ध्यान रखना।
फिर है एक पेड़ माँ के नाम, ये क्या है? तो इसमें जो है तो देखिए ये जो है शिक्षा विभाग और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, ये मैंने अंडरलाइन इसमें नहीं किया है। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग की पहल पर हरियाली तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसको स्टार्ट किया है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसमें जो विभाग है ये इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं ध्यान रखेगा कि शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, विभाग का नाम ध्यान रखना है। एक पेड़ माँ के नाम में कौन-सा विभाग जो है इसको स्टार्ट कर रहा है? शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और तो इसमें क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं है ये अपने को नहीं पढ़ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट है हमारा अटल भूजल योजना, ये प्री में आ चुका है ऑलरेडी। तो देखिए इसमें जो है अटल भूजल योजना जो है इसमें राज्य सरकार की भूजल को लेकर नवीन नीतियों और कार्यों के परिणाम स्वरूप इस योजना में जो हमारी नीतियाँ हैं उसमें हमें 7वें स्थान पर रखा है। यानी भूजल यानी ग्राउंड ग्राउंड जो हमारा वाटर है उसको हम कितना कंज़र्व कर पा रहे हैं उसमें हम जो है हमारा जो जयपुर है वो 7वें स्थान पर है और वैसे तीसरे स्थान पर इसके अंदर है। मतलब जो हमारा प्रदेश है राजस्थान जो है वो 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर जो है इसमें आ गया है। वैसे ये जो योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है? तो इसमें जो है ग्राउंड वाटर के कंज़र्वेशन में हम 7वें स्थान पे थे पहले, अब हम इसमें तीसरे स्थान पर आ गए हैं। 25 दिसंबर 2019 को इस योजना को स्टार्ट किया गया था और हमारे यहाँ वर्तमान में 17 जिलों में संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक सहभागिता से चिन्हित क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम हेतु आमजन में जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन किया जाना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा अटल भूजल योजना के बारे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ये सुरताल क्या है? तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। गोगामड़ी मेला ये कहाँ पर होता है? तो ये तो पता ही है आपको, हनुमानगढ़ ज़िले में चलाया जाता है। अमृतलाल मीना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंस सेंटर, ये रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंस सेंटर जो है इसको कहाँ क्या बनाया जाएगा? तो देखिए राजस्थान के जो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली इस तरीके के जो एरिया है यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो मिलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब कि कार्बोनाइट्स या माइक्रोग्रेनाइट चट्टानें हैं, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ इनके भंडार हैं और इसीलिए यहाँ पर जो है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनका एक्सीलेंस सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है? अब कहाँ स्थापित किया जाएगा ये इसमें अभी बताया नहीं है। तो राजस्थान के अंदर ही है, मतलब प्रदेश में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है यहाँ पर कार्बोनाइट्स और माइक्रोग्रेनाइट चट्टानें इन सब का जो है वो भंडार यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो अब इसमें भी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला है नहीं, तो इसलिए चलते हैं आगे। शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप, तो ये क्या है? तो देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, किसके लिए? स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, हेल्थ केयर को ध्यान में रखने के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप जो है उसको स्टार्ट किया है। तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा। शाला दर्पण तो अपने को पता है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप क्या है? तो पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो है इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से 70 प्रश्नों के आधार पर पेपरलेस सर्वेक्षण करके बच्चों में रोग की पहचान की सलाह दी जाती है, ठीक है? तो ये बच्चों को डिटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर देखिए स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स, तो इसमें क्या है? राज्य सरकार ने इसको बनाया है, अध्यक्षता मुख्य सचिव, ये काम का नहीं, छोड़िए इसको, ये भी काम का नहीं है। फिर है ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? अवियाना एविएशन एकेडमी, तो ये राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है और इसको जो है किशनगढ़ एयरपोर्ट पर स्टार्ट किया गया है। फ्लाइट स्कूल, ठीक है? प्लेन चलाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसको बोलते हैं फ्लाइट स्कूल। तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। अवियाना एविएशन एकेडमी कहाँ पर है? किशनगढ़ में, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार, तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतनी ही काम की बात है। कैक्टस गार्डन, तो ये कैक्टस गार्डन जो है केवड़ा की नाल में, जो कि उदयपुर में है, वहाँ पर इसको विकसित किया जाएगा। और इसमें क्या काम का है? और इसमें कुछ भी काम का नहीं है। स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी का गठन, ये भी काम का नहीं है। अच्छा ये देखिए सांतिया सरगरा, अब ये क्या है? देखिए राज्य सरकार द्वारा जिन जातियों को अनुसूचित जाति किसमें शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर शामिल किया गया, उनके नाम पढ़ लीजिए ठीक से। बाड़ी, कुचबंद, सांतिया,
सतिया, सरगरा, तिरगरा, तिरबंगा। अब मान लीजिए ये वर्ड्स दे करके वो पूछ लेगा कि ये जो है हाल ही में चर्चा में रहे ये शब्द ये क्या हैं? तो कोई आभूषण है पहनने का या कोई लिथियम के भंडार यहाँ खोजे गए हैं, ऐसा कोई स्थान है? तो नहीं, ये क्या है? ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनको कि जातियाँ हैं जिनको कि शेड्यूल कास्ट के अंदर सूचीबद्ध किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, सतिया, सरगरा, तिरगर, तिरबंगा, बाड़ी, कुचमत और सांतिया ये इनको जो है शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया गया है। फिर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसको जो है एनआईआरएफ की रैंकिंग में फार्मेसी श्रेणी में 29वां स्थान मिला है। एनआईआरएफ की रैंकिंग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अक्टूबर की क्रोनोलॉजी आप देखिएगा उसमें हमने एनआईआरएफ की रैंकिंग पढ़ी है और उसमें राजस्थान का जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको 29वां स्थान किसमें मिला है? फार्मेसी के श्रेणी के अंदर दिया गया है। फिर देखिए ये तापोश चटर्जी ये कौन है? तो राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इसको दिया गया है। बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर तापस चटर्जी को ये अवार्ड दिया गया है। फिर है फिर हम वन लाइनर्स देख लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जयपुर में किया है। फिर देखिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ये तो सबको पता है, जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में किस से सम्मानित किया गया? तो सहकार महर्षि से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए राज्य सरकार की ईआरसीपी योजना से अजमेर को किस झील से जोड़ा जाएगा? तो फायसागर से जोड़ा जाएगा। मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए बालोतरा में कौन सा अभियान चलाया गया है? स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान जो है वो चलाया गया है। मीरता के किस महोत्सव को राज्य कैलेंडर में शामिल किया जाएगा? तो मीरा महोत्सव को। कौन से टैंक का लोकार्पण किया है? T55। अलवर में बायोलॉजिकल पार्क हेतु भूमि किस वन क्षेत्र में चिन्हित की गई है? तो भूगोर वन क्षेत्र में। तो भूगोर वन क्षेत्र ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? हाल ही में चर्चा में रहा भूगोर वन क्षेत्र कहाँ है? तो अलवर में है। फिर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन सा नवाचार शुरू किया गया है? पॉडकास्ट है, छोड़िए इसको। फिर है अलवर संसद, ठीक है। हाँ, ये देखिए प्रदेश में सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए, भाई कोई सक्षम व्यक्ति है तो उसको अपना खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है? तो उसका नाम है गिव अप। तो आपसे पूछ ले गिव अप प्रोग्राम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया है उसका नाम है गिव अप। फिर है प्रदेश के किन विद्यालयों में के 6 विद्यार्थी एवं 6 शिक्षक को जो है स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए? पीएम श्री विद्यालय। तो ठीक है, यही है। फिर देखिए यहाँ पर हर घर तिरंगा महाअभियान के अंतर्गत किस जिले में तिरंगा वॉकेथॉन का आयोजन किया गया? तो अजमेर में। बालिका शिक्षा और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो ये राजश्री योजना, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सी योजना है? राजश्री योजना। फिर है यहाँ पे कि मेड़ता सिटी नागौर में कौन सा, अच्छा एक मिनट, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया है? तो मिशन मधुहारी जो है इसको स्टार्ट किया गया है। मेड़ता सिटी नागौर में कौन सी मीरा जयंती, ये छोड़िए इसको। फिर इंडियन डेयरी एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर और इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त तत्वाधान में डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर है हरियाली तीज के अवसर पर दौसा जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कौन सा कार्यक्रम चला है? हरियालो राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, इतना काम का नहीं है ये। फिर देखिए यहाँ पर जो है कौन से विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत विज्ञान संस्थान यानी आईआईसी बेंगलुरु के पूर्व निदेशक को जो है के त्रिपाठी को संस्कृत उपाधि ये मैंने क्या टिक करा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए पूर्वोत्तर राज्य राजस्थान के, हाँ ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देश का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य राजस्थान के जन आधार मॉडल को लागू करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो जन आधार मॉडल है उसको अरुणाचल प्रदेश जो है वो लागू करने करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जयदीप बिहाणी कहाँ से विधायक है जिनके विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो गंगानगर के हैं। ठीक है, ये अपने पढ़ ही लिया। फार्मेसी श्रेणी में एनआईआरएफ रैंकिंग 29th। प्लैटिनम जुबली ये काम का नहीं है। फिर देखिए ये क्या है, तो राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कौन सी नीति लाई है? तो हील इन राजस्थान पॉलिसी लेकर के आई है। फिर यहाँ पर देखिए वित्त विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें कहा गया कि जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं या लोक कलाकार हैं, 60 साल की आयु पूरी होने पर उनको कितनी पेंशन दी जाएगी? तो उनको जो है 3,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान कैडर की पहली आईपीएस, ये छोड़िए। फिर भरतपुर के किस ऐतिहासिक स्थल को अब राष्ट्रीय स्मारक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो खानवा युद्ध स्मारक जो स्थल है उसको जो है पर्यटक केंद्र के रूप में स्टार्ट किया जाएगा।
राजस्थान विधानसभा में लाया गया कौन-सा विधेयक चर्चा के दौरान ही 1 अगस्त को वापस ले लिया गया? राजस्थान भूजल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, ये काम का नहीं है। झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की किस सरपंच महिला को महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया गया है? तो ये नीरू यादव हैं, महिला सरपंच। कहाँ से? तो ये झुंझुनू जिले से हैं। फिर देखिए जो हमारा शुद्ध आहार मिलावट पर जो एक अभियान है उसको जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में जो है अपने अच्छे कार्यों के लिए जो है इंक्लूड किया गया है। फिर उप मुख्यमंत्री के द्वारा देशभक्ति हिंद की सेना छोड़ी है, ये काम का नहीं। दैनिक भास्कर समूह द्वारा, ये भी काम का नहीं। ये ठीक है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो अभी कितना टाइम हो गया? 34 हो गया है। अभी हमको तो अभी टाइम है हमारे पास, तो हम पुरस्कार और सम्मान वाला कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कितना हाँ, जो है गला साथ देता है उतना पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए पुरस्कार और सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि इसको जनवरी 2024 में ही स्टार्ट किया गया है, ठीक है? और इसमें 4 कैटेगरीज़ में ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, इसको जो है और हाँ, ये जो पुरस्कार है ये पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर जो है, पद्म पुरस्कार और जो हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उनकी तर्ज पर ही इसको स्टार्ट किया गया है। इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं। कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो क्या बताया मैंने कि ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो पुरस्कार हैं, ये राष्ट्रपति देंगे और इनकी 4 श्रेणियाँ होंगी। इसको जनवरी में ही स्टार्ट किया गया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? वरना घिसे-पिटे पुरस्कार होते तो हम भी इसको इग्नोर कर देते, लेकिन ये काम का है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एक नाम को आपको ध्यान रखना है कि वो एक नाम कहाँ गया? हुँ। विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा अ, जो भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक है प्रोफेसर गोविंदराज पद्मनाभन, उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि और योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आप सबसे पहला जो नाम ध्यान रखना है, विज्ञान रत्न किसको मिला है? तो प्रोफेसर गोविंदराजन जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में अग्रणी रहे हैं। अब ये तो अदर इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन आपको जो ओवरऑल ध्यान रखना है वो ये है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया है? गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है। और टीम अगर पुरस्कार, क्योंकि 4 पुरस्कार हैं आपने पढ़ा है, विज्ञान रत्न पुरस्कार है, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये 4 कैटेगरीज़ का पुरस्कार है। पहला जो विज्ञान रत्न है वो किसको दिया है? प्रोफेसर गोविंदराजन को। टीम पुरस्कार किसको मिला है? तो चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको दिया गया है, ठीक है? और विज्ञान श्री में बहुत सारे नाम हैं, तो ये पद्मश्री की तरह ही हो गई, इसमें इतने सारे नाम हैं, हम याद नहीं रखेंगे। और लास्ट वाला जो कैटेगरी का पुरस्कार है जिसका नाम है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो ये देखिए अधिकतम 45 वर्ष के जो युवा वैज्ञानिक होता है उसको ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा-सा हम ये ध्यान रखेंगे और इसमें भी बहुत सारे जो कैंडिडेट है ज़्यादा हैं, तो ये भी हम यहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे। चलते हैं आगे। 17वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है और इसके अंदर जो है किसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म कौन-सी है? तो आनंद एकादशी के द्वारा, ये हमने फर्स्ट जो हमने पेज पढ़ा था वन लाइनर वाला, वहाँ से देखिए आट्टम मूवी है जो एक मलयालम मूवी है, गैर फीचर फ़िल्म है, इसको दिया गया है और इसके निर्देशक कौन है? आनंद एकादशी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर हिंदी फ़िल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये हिंदी-उर्दू फ़िल्म है जिसका नाम है आईना, मिरर। इस फ़िल्म को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फ़िल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो गुलमोहर जो फ़िल्म है उसको दिया गया है, ठीक है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अभिनेता कौन है? तो कांतारा है और अभिनेत्री कौन है? तो नित्या मेनन है। इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? और तो ये पूरी की पूरी एक वो बनाई गई है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सारे नहीं याद रखने हैं, जो मेन चीज़ें हैं उतनी ही पढ़नी हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, लगातार दूसरे साल भी जो हमारे विश्व स्तर पर जो शीर्ष केंद्रीय बैंकर हैं, वो कौन बने हैं? तो हमारे शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको ये पुरस्कार लगातार दूसरे बार भी दिया गया है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है उनको फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नाम क्या है इसका? ऑर्डर ऑफ द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे इसको सम्मानित इनसे इनको जो है सम्मानित किया गया है। और तिमोर लेत्से का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भी इनको दिया गया है। तो तिमोर लेत्से के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, जोस रामोस होर्ता।
क्या नाम है? जोस रामोस होर्ता, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों पे सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए हम जो है इसका नाम याद रखेंगे। जोस रामोस इनका नाम है और यहाँ पर इनको जो पुरस्कार मिला है, पुरस्कार नहीं सॉरी, जो नागरिक सम्मान दिया गया है उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जो इनको सम्मान दिए गए हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और दूसरा क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से, ठीक है? फिर देखिए 2023 का राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, तो ये जो है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। नाम ध्यान रख सकें तो आप तो ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए शाहरुख खान को मिला ये फिर देखिए लास्ट पुरस्कार है अणुवत पुरस्कार, जो कि रतन टाटा जी को दिया गया है उनके जो है वेलफेयर कार्यों के लिए। फिर खेल परिदृश्य भी अब मुझे लगता है कि पढ़ ही लेना चाहिए, अपना थोड़ा ही बच रहा है। खेल परिदृश्य देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए खेल परिदृश्य में पहला है शिखर धवन का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। तीनों फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया है और 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने आखिरी मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टार्ट किया था और आखिरी वनडे जो है इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। थोड़ा सी न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए 5वें गोल्डन स्लैम विनर बने नोवाक जोकोविच। ये गोल्डन स्लैम का क्या मतलब होता है? ग्रैंड स्लैम तो मैंने आपको बताया। ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या होता है कि जब टेनिस के जो 4 स्लैम अगर कोई जीत लेता है तो उसको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। जैसे कि विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन है, यूएस ओपन है, तो फ्रेंच ओपन है, इन चारों को जीत लेता है। अगर उसके साथ ओलंपिक भी कोई जीत लेता है तो उसको हम बोलते हैं गोल्डन स्लैम विनर। तो पहले सर्बिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने इसको जीता है। सर्बिया से तो पहले ही खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा भी कई सारे खिलाड़ी हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 5वें प्लेयर हैं ये जिन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता है। जैसे इनसे पहले जो है राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, सेरेना विलियम्स अमेरिका से, अमेरिका के आंद्रे अगासी और जर्मनी के स्टेफी ग्राफ, इन्होंने जो है एकल जो है गोल्डन स्लैम जीत चुके हैं ये। और अभी हाल ही के अंदर जो नोवाक जोकोविच हैं वो ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो एकमात्र पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 बार फ्रेंच ओपन, 7 बार विंबलडन और 4 बार यूएस ओपन का एकल खिताब जीता है। और इस बार पेरिस ओलंपिक में जोकोविच के करियर का पहला ओलंपिक स्वर्ण भी जो है ये लेकर के आए हैं, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है ये देख लेते हैं। तो भारतीय युवा महिला पहलवानों ने जॉर्डन के अम्मान में प्रिंसेस सुमानिया में अरेना में जापान का दबदबा तोड़ते पहली बार टीम खिताब जो है वो जीता है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जापान को हरा करके भारतीय महिला पहलवानों ने इसको जीता है, ठीक है? और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है इस्तांबुल तुर्की में किया गया है, ठीक है? नाम ध्यान रखिएगा, इस्तांबुल तुर्की में अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किया गया। भारत ने 1 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक यहाँ पर जीते हैं। अंडर 17 है ये, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। ये सर्वश्रेष्ठ थ्रो था उनका। रजत पदक इन्होंने 89.49 मीटर में जो है भाला फेंकते हुए जीता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, अच्छा इसमें और देखिए कि वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 89 यानी 90 क्रॉस भी नहीं हुआ है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, जिन्होंने 92.97 मीटर तक भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। और रजत पदक किसने जीता है? तो ये रजत पदक हमारे नीरज चोपड़ा ने जीता है। फिर नेक्स्ट देखिए डायना पुंडोले जो है सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसलिंग चैंपियनशिप में जीती हैं। तो पहली बार है कि कोई नेशनल चैंपियनशिप में कोई सी महिला ने इसको जीता है। नाम ध्यान रखिएगा, डायना पुंडोले, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर देखिए फार्मूला 1 रेस में एल नॉरिस ने जीती डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। तो एकमात्र फार्मूला 1 रेस है ये और इन्होंने इसको जीता है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट। भारत ने सर्फिंग में पहली बार एशियाई खेलों का कोटा हासिल करके इतिहास रचा। सर्फिंग आप देखिएगा यूट्यूब पे, सर्फिंग किसको कहते हैं? तो सर्फिंग के अंदर जो है पहली बार कोटा हासिल किया 2026 में, जो ये एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप होगी उसमें। और इसके अंदर जो है मालदीव में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने पहली बार एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में अपना पहला कोटा जो है वो हासिल किया है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है वन लाइनर देख लीजिए। श्रीलंका की मेज़बानी में संपन्न एक दिवसीय श्रृंखला श्रीलंका ने भारत को 2-0 से हराकर जीती, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो दुनित वेलांगे है श्रीलंका के, उनको चुना गया है। चीन के चेंगडू में अगस्त में आयोजित एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता है? तो तन्वी पत्री जो है भारत की, उन्होंने इसको जीता है। फिर देखिए पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो हैं वो इसके, और ध्यान से पढ़िएगा ये क्या है?
पेरिस ओलंपिक, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पेरिस पैरा ओलंपिक है ये, और पेरिस ओलंपिक के अंदर अलग हैं ध्वजवाहक और उद्घाटन समापन समारोह के ध्वजवाहक, और यहाँ पर ये पैरा ओलंपिक के हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अच्छा फ्रेंड्स, आपने अक्टूबर वाली क्रोनोलॉजी पढ़ ली होगी। अक्टूबर वाली क्रोनोलॉजी में पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में पूरी डिटेल है, और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पेरिस ओलंपिक जो समर ओलंपिक्स हैं उसके बारे में डिटेल्स हैं, तो ये वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा उसके अंदर से। हाल ही में किस भारतीय साइक्लिस्ट ने कोरिया ट्रैक कप में पुरुषों की एलिना केरिन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। एलिन केरिन स्पर्धा में, तो इनका नाम है भारतीय साइक्लिस्ट है, इनका नाम है एसो अल्बेन। नाम इसलिए ध्यान रखना है कि खिलाड़ी का नाम दे करके और वो पूछ लेंगे कि किस खेल से संबंधित है, तो हमें पता होना चाहिए साइक्लिस्ट हैं, एथलीट हैं, साइक्लिस्ट हैं। ठीक है, फिर देखिए हमारी एक रेस वॉक एथलीट हैं जिनके ऊपर नाडा ने जो है प्रतिबंध आरोपित किया है, उनका नाम है भावना जाट, इनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर सिनसिनाटी ओपन टेनिस का जो पुरुष और महिला एकल खिताब है ये किसने जीता है? तो जेनिक सिनर जो इटली से हैं, और आर्याना सबालेंका ये बेलारूस से हैं। इन खिलाड़ियों का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा है और किस संदर्भ में पढ़ा है आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि पता रहे कितना पढ़ते हैं आप। फिर देखिए यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में अंतिम 8 तक पहुँचने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, तो अर्चना कामत इनका नाम है। नाम इसलिए ध्यान रखना है कि हमें पता हो अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस की खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन संघ ने जो है वेयर अबाउट नियम के उल्लंघन के कारण निलंबित किया है? तो प्रमोद भगत किससे संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित है, ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। फिर जो है SAFU20 चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश ने किस देश को जो है वो हराया? तो नेपाल को हराया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, इसका शुभारंभ किया गया है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये हम जो है अक्टूबर में बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ चुके हैं, तो हम ये नहीं पढ़ करके यहाँ पर पैरा ओलंपिक्स अगर आपको देखना हो तो आप प्लीज़ अक्टूबर वाली क्रोनोलॉजी को देखिए, वहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स है। कौन से पैरा ओलंपिक्स है? तो 33rd हैं। कौन से? 33वें। और अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक कौन से नंबर वाले हैं? 17th वाले, यानी कि ये बाद में स्टार्ट हुए थे, तो इसलिए 17वें थे, और ये 33वें जो है ओलंपिक्स है। इनका आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रांस का शहर है पेरिस, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया है? 204 राष्ट्रों ने भाग लिया है। 32 इसमें खेल हुए, 329 इवेंट हुए, और 26 जुलाई को इसको स्टार्ट किया गया, 11 अगस्त को जो है इसका समापन हुआ। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? द फ्रिगेस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्वजवाहक कौन रहे? स्टार्टिंग किसने की? तो पीवी संधू और शरत कमल। शरत कमल अत्यंत किसके खिलाड़ी हैं? टीटी के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के। फिर देखिए समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे? तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर कौन है? शूटर हैं। पीआर श्रीजेश कौन है? हॉकी के गोलकीपर हैं। फिर देखिए इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका है। उसमें कौन था? पैरा ओलंपिक्स में चाइना था। यहाँ पर कौन है? अमेरिका। कितने स्वर्ण जीते हैं? 40 स्वर्ण जीते हैं, और कुल 126 पदक जीते हैं। फिर देखिए भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 71वां स्थान है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए भारत की मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज यहाँ पर बनी है, और इन्होंने जो है पहला मेडल भी जीता है यहाँ पर। तो इनमें और हालांकि मेडल जो हमें मिला है वो कांस्य पदक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक है। तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर मनु भाकर और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है कहाँ गए वो, सरबजोत सिंह, इन दोनों ने मिलकर के जो है इसके अंदर जो है कांस्य पदक जीता है। उसके अलावा जो स्वप्निल कुसाले हैं उन्होंने भी निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर हमको इसमें पदक दिलाया है। ठीक है, और भाला फेंक में हम देखें तो रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा हमारे देश के लिए लेकर के आए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, बाद में अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता भी बन गए हैं। तो अमन सहरावत का नाम ध्यान रखिएगा, कुश्ती में कांस्य पदक लेकर के आए हैं। ये खिलाड़ियों के नाम है। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो 89.45 मीटर रजत पदक, मनु भाकर 10 मीटर में कांस्य पदक, मनु भाकर सरबजोत सिंह मिश्रित के अंदर कांस्य पदक, स्वप्निल कुसाले ये भी राइफल में कांस्य पदक, और अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम उन्होंने भी कांस्य पदक इसमें जीता है। अब देखिए भारतीय दल के जो प्रमुख हैं जिनको शेफ डे मिशन कहा गया है, इसका दायित्व जो है निशानेबाज गगन नारंग को दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका मुखिया है, जो लीड कर रहे थे, वो गगन नारंग को जो है इसमें लिया गया है।
अब देखिए शानदार प्रदर्शन किसने किया, तो यहाँ पर हमको खिलाड़ियों के नाम पता रहेंगे। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन में, और ये चौथे स्थान पर रहे हैं और कुछ पॉइंट से ये चूक गए थे। अर्जुन बबूता ये भी राइफल से संबंधित है। मनु भाकर, मीराबाई चानू जो हैं ये चौथे स्थान पर रही है। अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ये स्कीट के अंदर जो है, स्कीट जो खेल होता है उसके अंदर मिश्रित में स्कीट टीम शूटिंग स्पर्धा में जो है वो चौथे स्थान पर रहे हैं। फिर विनेश फोगट के तो आपको पता है चर्चा रही रही थी, वजन कम होने के कारण जो है इनको ज़्यादा होने के कारण जो है खेल से ये नहीं इसमें खेल पाई हैं। और फिर देखिए इसमें जो है महिला ठीक है। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान को हराया था और यूक्रेन किनको हराया था, विनेश पहली बार ठीक है। इतना ही काम का है इसमें। फिर भारत के ओलंपिक में अब तक जो है 41 पदक जो है वो आए हैं। कितने? 41 पदक आए हैं। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक थोड़ा-सा आप इसको लाइट नोट पे लीजिएगा कि हाँ, बच्चों में खुशी की लहर इसीलिए है कि भई लोगों में तो दुःख की लहर है कि हम कम पदक जीते, लेकिन बच्चों में इसीलिए है क्योंकि अब कम याद रखने पड़ेंगे हमको, कम खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अब देखिए अब तक भारत का परफ़ॉर्मेंस देखिए 41 पदक जो है हम अब तक लेकर के आए हैं ओलंपिक्स के अंदर। तो देखिए अब तक 41 पदक हैं। केडी जाधव हेलेनिस्की 1952 में जब हुए थे तो कुश्ती में काँस्य लेकर के आए थे, ठीक है। फिर स्वतंत्र भारत में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत एथलीट वो बने थे उस समय। भारोत्तोलन में जो है कर्णम मल्लेश्वरी जो है सिडनी ओलंपिक्स में लेकर के पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। और अभिनव बिंद्रा 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। अब यहाँ पर ये पूरी डिटेल आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका जो है खेल वाला 20 नंबर का पोर्शन भी है मेंस के अंदर, तो ये नाम देकर के पूछ लेंगे। और अगर आपने लास्ट ईयर वाला जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर आपने देखा हो तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि जो ये ध्वजवाहक हैं, उनके 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 नाम बताइए और वो किस खेल से संबंधित है, क्या उपलब्धियाँ हैं, वो उन्होंने 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, तो नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखते हैं केडी जाधव जो है कांस्य पदक कुश्ती में लाए, लिएंडर पेस टेनिस के अंदर, कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी में भारोत्तोलन के अंदर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 जो एथेंस में ओलंपिक्स हुए थे उसमें जीते थे। फिर अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, विजेंदर सिंह, ये सुशील कुमार और ये सब देखिए यहाँ पे। और अभी जो है पेरिस में है 2024 में, तो इसमें है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, मनु भाकर निशानेबाजी में कांस्य, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी में, अमर सहरावत कुश्ती में। मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं वो रजत लेकर के आए हैं, बाकी सब के सब कांस्य लेकर के आए हैं इस बार, ठीक है। बस ये एक एक ही चीज़ में याद हो जाएगा। फिर देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 33वें खेल संस्करण का ये आयोजन था, तीसरा अवसर था जब ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में हुआ है। इससे पहले 2 बार और हो चुका है। फिर देखिए यहाँ पर जो है इस पदक तालिका के अंदर हम देखें तो फर्स्ट पर अमेरिका रहा है, जबकि सहित 90 चाइना जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। चाइना कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। और जो है फ्रांस, क्योंकि इसका मेज़बान है तो फ्रांस की रैंकिंग भी हमको पता होनी चाहिए। फ्रांस जो है 16 स्वर्ण जीत करके जो है 5वें स्थान पर रहा है। पदक तालिका में कौन से पोजीशन पर है? 5वीं पोजीशन पर है। अब देखिए रूसी ओलंपिक समिति का स्थान 5वां रहा है इसमें, ठीक है। फ्रिगेस इसका जो है वो क्या कहते हैं इसको, शुभंकर है। इसका अर्थ क्या है? फिजियन टोपी, यानी कि जो कि स्वतंत्रता, पहचान और भावना का प्रतीक है। और फिर देखिए हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग, यानी जिसे ब्रेक डांसिंग कहते हैं, उसको भी शामिल किया गया है। और पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जो है चाइना के उसमें राइफल के अंदर हुआंग हुटिंग थे, वो लेकर के आए। और शेंग लिहाओ, इनकी जोड़ी ने जो है पहला स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। अब देखिए सारे 32 के 32 खेल जो है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो फुर्सत निकाल के आप पढ़ सकते हैं इन सभी को। और अब देखिए काम की बात क्या है कि सर्वाधिक पदक जो है इसमें किसने जीते, कौन से एथलीट ने जीते। सर्वाधिक पदक जो है वो एक तैराक हैं जिनका नाम है झांग यूफेई, उन्होंने इसको जो है सर्वाधिक पदक जीते हैं। और उसके बाद में जो है फ्रांसीसी तैराक है लियोन मर्चेंट, इन्होंने भी जो है 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए तैराकी के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आए हैं, तो झांग यूफेई और लियोन मर्चेंट का नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए ये इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर आपने देखा कि भारत जो है हॉकी के अंदर भी जो है कांस्य पदक लेकर के आया है। तो भारत हॉकी में कांस्य पदक लेकर के आया है, तो हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक किसको मिला? नीदरलैंड्स को, रजत पदक जर्मनी को और भारत को इसके अंदर कांस्य पदक जीतने को मिला।
फिर देखिए यहाँ पर लास्ट में कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये लिस्ट देखिए। इसके अंदर देखिए शीर्ष 10 देशों के नाम। अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है 126 पदकों के साथ। चाइना सेकंड पर है। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो फिफ्थ पोजीशन पे। और भारत कहाँ है? मेरा प्यारा भारत, ये 71 पोजीशन पर है 6 मेडल्स के साथ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक भी स्वर्ण हमारे पास में नहीं है, सिर्फ एक रजत जो कि नीरज चोपड़ा लेकर के हैं, और 5 कांस्य हमारे पास में है। 7 मेडल्स हमने इसमें जीते हैं और 71 हमारी पोजीशन है। तो ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। अब हम मिसलेनियस वाला है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले निर्वाचन और नियुक्तियों को देख लेते हैं। जय शाह जो है आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष बने, हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब तक जो है 4 भारतीयों ने ये पद संभाला है। कौन कौन है? जगमोहन डालमिया, शरद पवार, यहाँ देखिए, यहाँ पढ़िए इसको। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। उसके बाद में अभी जो है क्या नाम है इनका, जय शाह जो है वो सबसे युवा बने हैं। तो 4 भारतीय अब तक जो है आईसीसी का पद जो है वो संभाल चुके हैं। फिर देखिए गोविंद मोहन जो है नए केंद्रीय गृह सचिव जो है, इनको अपॉइंट किया गया है। सिर्फ नाम ध्यान रखना है और कुछ नहीं। नए कैबिनेट सचिव कौन जो है नियुक्त हुए हैं? तो राजीव गौबा थे पहले। मैंने आपको बताया था कैबिनेट सचिव किसी भी आईएएस अधिकारी या सिविल सर्वेंट का सबसे उच्चस्त करियर का सबसे उच्चस्त पद होता है। तो अभी ये जो है टीवी सोमनाथन को बनाया गया है, तो नाम ध्यान रख सकते हैं आप। तो ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और केंद्र सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? कैबिनेट सचिव। तो सर्वोच्च रैंकिंग जो है सिविल सर्वेंट का ये होता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 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 अमरदीप भाटिया, ये काम का नहीं है। अशोक कुमार, ये भी काम का नहीं है। फिर राहुल नवीन, ये जो है ईडी, जो है ईडी आप समझते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके नए निदेशक इनको अपॉइंट किया गया है। आईआरएस ऑफिसर हैं ये। फिर पी हरीश जो है यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ज़्यादा अंडरलाइन कर दी मैंने, इसको आपको नहीं याद रखना। फिर देखिए विनय कुमार क्वात्रा कौन है? यूएसए में भारतीय राजदूत, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, ये जो है असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो है इनको नियुक्त किया गया है। और असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये जो मेघालय है, शिलोंग में जो है वहाँ पर है। शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है वहाँ पर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर दलजीत सिंह चौधरी, इनको बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। सीआईएसएफ एसबीआई के नए अध्यक्ष। ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के देखिए क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम याद रखेंगे। पतोंग तार्ण शिनावात्रा, पतोंग तांग शिनावात्रा जो है, इनको थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री जो है वो अपॉइंट किया गया है। महिला है ये, और ये सबसे कम आयु की नेता जो है वो बन गई है। फिर देखिए ऑबिचुरीज देख लेते हैं। ये इसमें ये भी काम का नहीं है। ये पढ़ते हैं गिरीश साहनी। तो गिरीश साहनी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक हैं और हमारे सिलेबस के अंदर, साइंस के अंदर हमको वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है, तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लें। तो ध्यान रखिएगा, सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने जो है भारत की पहली स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा प्राकृतिक स्ट्रेप्टोकिनेज बनाने के लिए तकनीक विकसित की थी। क्लॉट बस्टर जो एक दवाई थी जो क्लॉट्स हटाने के लिए काम आती है, उसका निर्माण इन्होंने किया था। तो नाम ध्यान रखिएगा, गिरीश साहनी इनका नाम है। फिर देखिए भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल रहे हैं। इनके बारे में छोड़िए। फिर देखिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, इनकी एक बुक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और ये राजस्थान के भरतपुर से जो है सांसद बने थे। पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित जो है वो किया गया था। और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये पैशन फॉर डांस जो है वो इनकी बुक है, ऑटोबायोग्राफी। शोभा राणा डे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बारे में देखिए, एरोस्पेस वैज्ञानिक आर.एन. अग्रवाल का निधन। ये कौन थे? तो ये अग्नि मिसाइलों के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। यहाँ देखिए, ये अंडरलाइन करना रह गया है। अग्नि मिसाइलों के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्हें जो है अग्नि मैन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इनको जो है अग्नि के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, आर.एन. अग्रवाल। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ भी काम का नहीं है, इसको तो आप भले ही नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। फिर देखिए चर्चित व्यक्ति धृति गुप्ता, ये अमेरिकी आर्मी में इनका चयन हुआ है। ठीक है, इतना भी काम का नहीं है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये कौन है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने की घोषणा की है।
तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर देखिए चर्चित स्थल, तो कश्मीर शहर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। इससे पहले जो है राजस्थान के जयपुर, तमिलनाडु के मल्लपुरम को जो है 2015 में और कर्नाटक के मैसूर को इस सूची में शामिल किया गया था। और अभी किसको शामिल किया गया है? तो अभी जो है हमारा कश्मीर जो सिटी है उसको विश्व शिल्प शिल्प शहर की सूची के अंदर जो है क्राफ्ट सिटी के उसमें शामिल किया गया है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर डेज़ के बारे में, कौन सा इंपॉर्टेंट डेज़ है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा ने जब टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था तो उसको मनाने के लिए जो है इसको मनाया जाता है। फिर देखिए अगस्त क्रांति 9 अगस्त को भारत छोड़ो उसके आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, और 9 अगस्त को ही जो है विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? स्वैच्छिक अलगाव, प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग, ये इसकी थीम थी। और विभाजन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को इसको मनाया जाता है। फिर ये नवरोज़ है, संस्कृत दिवस है 19 अगस्त, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 23 अगस्त ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को जो है इसको मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है जो विक्रम लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित जो है वो उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। फिर खेल दिवस 29 अगस्त को। रक्षाबंधन आपको पता है कब आता है? श्रावण की पूर्णिमा को आता है। जन्माष्टमी कब आती है? तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। और नवमी को क्या आता है? गोगा नवमी आती है। तो ये तो आप सबको पता ही है। फिर बुक्स देख लेते हैं। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज, ये शशि थरूर की है। फिर इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये कृष्णा सुब्रमण्यम की है। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ पढ़ के ही आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो है ये आपको जस्ट क्रैम करनी है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। फिर देखिए शब्द संक्षेप क्या है? नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, तो ये केंद्र सरकार ने कीट की निगरानी के लिए इसकी शुरुआत की है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित मंच है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से संपर्क कराना, ताकि किसानों का संपर्क कराना, ताकि वो जो कीट यानी पेस्ट जो होते हैं उसके नियंत्रण के उपाय जो है वो ढूंढ सकें। तो ध्यान रखिएगा एनपीएसएस क्या है? नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है। फिर देखिए भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है मित्र शक्ति। कौन सा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर किया गया है? श्रीलंका में किया गया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ गया? भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच में अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है? उदार शक्ति, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास, ये किसके बीच में हुआ? तो ये हमारे लद्दाख के अंदर चाइना और भारत की सीमा के बीच में इन दोनों ने ये अभ्यास किया है। फिर है मिशन ये तरंग शक्ति अभ्यास, तो ये तरंग शक्ति अभ्यास जो है ये हमारे भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास था। और इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना, आधुनिक युद्ध में सामूहिक सुरक्षा और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाना, ये इसका जो है वो मुख्य जो है वो था। इसके 2 चरण थे, इसमें एक में तो फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह ने पार्टिसिपेट किया, और दूसरे के अंदर जो है अमेरिका, जापान वगैरह ने पार्टिसिपेट किया। तरंग शक्ति बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि हमारा सबसे बड़ा वायुसेना का अभ्यास था। और फिर नेक्स्ट देखिए सम्मेलनों के बारे में, तो भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो ये 2+2 वार्ता जो है हम किस-किस के साथ में करते हैं? भारत जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के साथ में भी आयोजित करता है। तो ये हमारे 2+2 का मतलब क्या है कि रक्षा और विदेश दोनों मामलों के मंत्री जो है वो आपस में बातचीत यहाँ पर करते हैं। तो ये थोड़ी-सी इसमें बात थी। फिर देखिए ये हमने पढ़ ही लिया था कि 19वाँ भारतीय भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव जो है कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इसका जो थीम था वो ये था बेहतर भविष्य का निर्माण करना। ध्यान रखिएगा कि भारतीय उद्योग परिसंघ और भारत अफ्रीका का व्यापार कॉन्क्लेव ये कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फिर देखिए इम्पोर्टेंट बात, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ठीक है। और इसमें एशिया के 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और इसको जो है कब बनाया गया था? तो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से जो है इसको बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कहाँ गया? तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये कहाँ पर आयोजित किया गया?
तो इसको भारत ने वर्चुअल तौर पर जो है आयोजित किया है और इसका थीम क्या था? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका उद्देश्य क्या है? जो विकासशील देशों की आवाज़ जो है उसको एक वैश्विक मंच जो है वो प्रदान करना इसकी आवाज़ है। इसका उद्देश्य है। और हाँ, अब देखिए सबसे पहले जो है इसका आयोजन जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का इसका आयोजन सबसे पहले 2023 में ही किया गया था। दूसरी बार जो है नवंबर में किया गया, ठीक है? तो ये दोनों बार ही वर्चुअली हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 8वां धर्म धम्म सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रथम नीति निर्माता फोरम, ये क्या है? तो इसमें नहीं, ये काम का नहीं है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में हुआ, इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन, ये भी काम का नहीं है। हिंदी विज्ञान, ये भी काम का नहीं है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? ये देखिए। वेव्स, वेव्स क्या है? तो विश्व यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है इसका आयोजन गोवा में किया गया है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। फिर कुछ योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। डीएसटी की विज्ञान धारा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है, ठीक है? विज्ञान धारा किसकी है? डीएसटी की है, यानी कि हमारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसकी ये योजना है। इस योजना के तहत क्या है देखिए, इस योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। तो ये इतनी सी बात है इसमें। फिर आज का इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, इसके अंदर क्या है? इस योजना का लक्ष्य है कि गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ नए घर बनाना एवं वित्तीय सहायता जो है उनको प्रदान करना, ठीक है? 2015 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। फिर चलिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ, तो ये तो इतना काम का नहीं है, छोड़िए। फिर है पर्यावरण से संबंधित, देखिए नए रामसर स्थल कौन से हैं? नंजरायन और कांजूवेली पक्षी अभयारण्य और तवा जलाशय, ठीक है? तो अब रामसर साइट्स जो हैं भारत के 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया है। तो तमिलनाडु के अंदर जो है नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय जो है, तीनों को नया वेटलैंड जो है रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। अब वेटलैंड्स जो है वो कितने हो गए? तमिलनाडु में तो सबसे अधिक है 18, उत्तर प्रदेश के बाद में 10 हैं, ठीक है? तो तीनों के नाम ध्यान रखिएगा, नंजरायन, काजूवेली और तवा, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आयोग और समितियों के बारे में, तो देखिए सबसे पहली समिति है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है और इसमें जो है अभी किसको बनाया गया है इसका अध्यक्ष? तो इसका अध्यक्ष बनाया है केसी वेणुगोपाल को, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो समिति है, ये इतनी समितियाँ तो याद नहीं रखनी, एक याद रखिएगा, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है? इसमें भी सेम वही 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से और इसके अध्यक्ष जो है वैजयंत पांडा जो है उनको बनाया गया है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारे इस पे। हुँ। फिर देखिए बाल्ड ईगल जो है इसको अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का भी हाल ही में दर्जा दिया गया है, तो इतना सा थोड़ा-सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसमें। अब चलते हैं वन लाइनर्स के ऊपर, वन लाइनर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें तो मैंने टिक नहीं कर रखा है, मेरे पास जो मैगज़ीन खुली है उसमें मैंने टिक किया है, तो मैं आपको बताती जाती हूँ, आप टिक कर लीजिएगा। डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने और इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजना को स्टार्ट किया है? तो ये है दीनदयाल स्पर्श योजना। ध्यान रखिएगा, दीनदयाल स्पर्श योजना किससे संबंधित है? तो डाक टिकटों को जो है, क्योंकि जो अब आपको पता है व्हाट्सएप का ज़माना है, तो टिकट संग्रह कौन करता है? बच्चों को पता भी नहीं है, कुछ दिनों में तो भूल जाएँगे कि लेटर लिखना क्या होता था। तो इसीलिए जो है दीनदयाल स्पर्श योजना को स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रपति ने जो है अंतरिक्ष दिवस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने के हेतु इसरो के निर्धारित लक्ष्य की सराहना की है। तो देखिए इसरो ने एक लक्ष्य बनाया कि 2030 तक जो है हम अंतरिक्ष से जितना भी मलबा है उसको हम साफ कर देंगे, तो वो 2030 तक का लक्ष्य है। फिर है वैश्विक मुत्मिज़ मुरुगन सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित किया? तो तमिलनाडु में आयोजन किया गया है इसका। फिर रूस के पूर्वी तट पर एक भूकंप आया है और उसके कारण वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उसका नाम क्या है? तो शिवेलुज उसका नाम है। तो शिवेलुज क्या है? एक वोल्केनो है और ये कहाँ पर आया है? तो रशिया के अंदर आया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर अभी मोर अभयारण्य घोषित किए गए हैं, तो मोर अभयारण्य कहाँ घोषित किए हैं? तो आदि चुनगिरी कर्नाटक में और चुलचुनार जो केरल के अंदर है, यहाँ पर जो है मोर अभयारण्य डिक्लेयर किए गए हैं।
फिर देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था कालीकट ने हाल ही में अपने किस अत्याधुनिक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? निवाहिका इसका नाम है, ठीक है? फिर है नेक्स्ट देखिए हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का एक्स यानी जो पहले ट्विटर था पर पूर्व अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ साक्षात्कार किस साइबर हमले से बाधित हुआ है? तो ये साइबर हमला था डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है? फिर है यहाँ पर देखिए हाल ही में वैक्सीन हिलमैन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत भारत बायोटेक ने हैजा की किस ओरल वैक्सीन को लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है। हैजा की ओरल वैक्सीन कौन सी है? हिलकॉल या BBV131। तो अगर पूछ ले कि हिलकॉल या BBV131 क्या है तो ये ओरल वैक्सीन है किसके लिए? हैजा के लिए, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए एक तो अभिनव बिंद्रा है और दूसरे जो हैं उनका नाम है माजा व्लाज़कोवस्का। ये पोलैंड के साइक्लिस्ट हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा खिलाड़ी का। ह एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया है? तो एमा टेरो को बनाया है, फिनलैंड के हैं, आइस हॉकी के खिलाड़ी हैं। और लास्ट जो है इसमें बांग्लादेश के क्रिकेट के हाल में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? और फिर है क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक 24 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का निर्माण किस स्टार्टअप के द्वारा जो है वो किया गया है? तो ये जो है आपका स्पेस ज़ोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया है। पंजाब के 5 वर्षीय बालक तेगबीर सिंह किस पर्वत चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई खिलाड़ी बने हैं? तो ये किलिमंजारो है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ में। फिर देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बन जाने के बाद अब कितने नए जिले जो है वहाँ पर हो गए हैं? तो वहाँ पर जो है 7 जिले हो गए हैं। फिर है कि किस देश की टीम ने सैफ अंडर 20 चैंपियन फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जो है वो जीता है? तो ये जो खिताब है आपका बांग्लादेश ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसको बनाया गया है? तो ये जो है अपने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। वायुसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है ये कौन सी रेंज में जो है इसको किया गया है? तो ये एक्सरसाइज तरंग शक्ति इसका नाम है, जोधपुर रेंज में किया गया एक्सरसाइज तरंग रेंज। फिर जो है वेटलैंड रामसर साइट में कौन-कौन से हैं? तो देखिए तीनों के तीनों ही हैं इसमें, तीनों के तीनों तमिलनाडु के हैं इंक्लूडेड। फिर पेरिस कौन-सा युग्म जो है इसमें सही नहीं है? तो इसमें जो है आपका सी वाला सही नहीं है, इनको जो है स्वप्निल कुसाले को कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल में नहीं मिला है। और अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है दोनों ही देशों से मिला है इनको, ए और बी दोनों। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक, ये कौन पूछेगा आपने? ये भी नहीं। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। फिर ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स ये अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एक्सेस ये किसकी किताब है? तो ये जो है शशि थरूर की है। और लोक लेखा समिति के कौन अध्यक्ष बने हैं? तो केसी वेणुगोपाल हैं। और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा सितंबर की क्रोनोलॉजी का पूरा वीडियो। हालांकि 1 घंटा हो गया है, थोड़ा आप बोर भी होंगे लेकिन आपकी मैगजीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और आप बार बार इसका रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम नवंबर की क्रोनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।